जय हिंद दोस्तों। तो क्या आप भी क्लास 10वीं के छात्र हैं और 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम दोस्तों मैथ का VBI ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या पहला क्या है? किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप है। बाबू देखिए, जब सम पूर्णांक पूछेगा तो देखना है कि p का मान चाहे 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, हमेशा सम संख्या आना चाहिए। तो ऐसा स्थिति में केवल 2p में ही p के जगह पर आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए या 4 रखिए, हमेशा सम संख्या ही आएगा। वही पूछ ले बाबू विषम संख्या, तो ये वाला हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये दोनों भी विषम संख्या है और ये हमारा क्या है? सम संख्या है। p की जगह पर आप कुछ भी रखिएगा, हमेशा सम संख्या ही आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? बाबू अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? हम आपको बता दें, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका केवल 1 और अपने आप स्वयं के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड यहाँ पर नहीं होना चाहिए। स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक और स्वयं के अलावा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा है, तो केवल 23 ही ऐसा संख्या बाबू जिसमें क्या हमारा एक और स्वयं के अलावा कोई भी यहाँ पर गुणनखंड नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगले वीडियो के और बढ़ेंगे, यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या तीसरा को देखिए, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? ये सारे के सारे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। यौगिक संख्या कहने का अर्थ हो गया कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं, भाज्य संख्या उसको बोलते हैं बाबू जिसका एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड हो। तो यहाँ पर देखिए किसका दूसरा गुणनखंड है? तो 21 को। 21 का देखिए कि कौन कौन है? एक है, एक के अलावा यहाँ पर 3 है, 3 की फिर 7 है, फिर ये स्वयं है, यानी कि एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड आ जाए तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा, और एक और स्वयं के अलावा कोई नहीं आ जाए, यानी कि तीसरा ना आए, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। भाज्य और यौगिक एक ही चीज़ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिसका वर्गमूल निकल जाए। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकला अपरिमेय। तो यहाँ पर देखिए 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा। √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, और √35 का भी नहीं निकलेगा। लेकिन बाबू √21 का नहीं, √121 का 11 निकलेगा, तो ये हमारा क्या है? p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है, इसलिए ये हमारा परिमेय हो जाएगा। इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना दुख आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5वां देखिए, प्रश्न संख्या 5वां, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत और अशांत वाला भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस आपको ध्यान रखना है क्या हर में, क्या हर में, हर में 2 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं आना चाहिए। 2 के अलावा कोई गुणनखंड ना हो। 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? शांत। और उसके अलावा कोई भी आ गया तो वो अशांत। यहाँ पर देखिए नीचे वाला देखेंगे 81। 81 में 2 और 5 के अलावा भी आ रहा है, 41 में भी आ रहा है, 45 में भी आ रहा है। लेकिन 80 में देखिएगा, जब 80 को इस प्रकार से गुणनखंड कीजिएगा, हम आपको करके बताते हैं। 80 को इस प्रकार से गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 5 के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। हम आपको करा के दिखा देते हैं, तो वो शांत हो जाएगा। 20 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर बाबू 2 से लगाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये हमारा शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी हमारा गुणनखंड आ गया बाबू, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा अशांत। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्यक शून्यक निकालने के लिए सर्वप्रथम जो भी समीकरण लिखा रहेगा उसको जीरो के बराबर कर देना। शून्यक निकालने के लिए जीरो के बराबर कर देंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारा माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस, और ये स्क्वायर हटेगा तो बाबू रूट चढ़ जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। ये 4 बाबू आता है, एक प्लस एक माइनस में दोनों का होता है, एक प्लस एक माइनस होता है, तो एक प्लस एक माइनस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सॉरी, दोनों एक प्लस का मान आएगा यानी कि एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, एक माइनस 4 रहेगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। बहुपद क्या पहचानने का बस एक ही तरीका है कि घात, जो हमारा घात है वो क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो घात है हमारा नहीं होना चाहिए वो क्या क्या है। पहला तो भिन्न में नहीं होना चाहिए, बहुपद यदि है तो उसका घात है भिन्न में नहीं होगा और ऋणात्मक नहीं होगा बाबू, ऋणात्मक नहीं होगा, यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होगा, क्या होगा, ऋणात्मक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। घात घात जो हमारा बहुपद का भिन्न नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा रूट में है, एक्स है, तो यहाँ पर रूट हटेगा तो आप जानते हैं 1/2 आता है, रूट हटता है तो 1/2 आता है, तो इस ये वाला तो होगा नहीं बहुपद। ये देखिए हमारा भिन्न में पहले से है तो भिन्न वाला भी नहीं होगा। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए रूट, ये भी रूट हटेगा तो 1/2 आएगा, जो कि भिन्न आ गया, तब भिन्न आ गया। जब भी घात घात हमारा भिन्न रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √2 है लेकिन एक्स स्क्वायर पर कुछ नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहचानने का हम एक क्वेश्चन आपको बताएं, बस नियम हम आपको बता दें कि घात कौन कौन नहीं होना चाहिए। जहाँ देखिए घात भिन्न और या ऋणात्मक है वहीं पर वो बहुपद नहीं होगा। और द्विघात समीकरण में भी ऐसा ही होता है, जिसका हमारा जो है घात 2 होना चाहिए, 2 के अलावा जैसे बढ़ गया तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण और बहुपद को पहचानने का तरीका आपको आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अब प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है। शून्यक पहचानने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बता दें, ये फर्स्ट वाले को लास्ट से गुना कर देना है, फर्स्ट वाले को लास्ट से गुना कर देना, यानी कि 5 गुना को एक्स स्क्वायर से कर देना है, यानी कि 5x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखना हमें ये होगा, यहाँ पर हमें क्या देखना है, तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए गुणनखंड विधि से ये नहीं होगा, गुणनखंड विधि से ये हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए किसको जोड़ने पर -3 आता है, किसको जोड़ने पर यहाँ पर -3 आता है बाबू, तो -3 किसके जोड़ने पर आएगा। ये बाबू प्रश्न ही गलती लगता है, टाइप हो गया 8वां नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत है बाबू, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें हमको लग रहा क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसका गुणनखंड होगा ही नहीं। इसको ये प्रश्न ही थोड़ा गलती टाइप हो गया, तो कोई बात नहीं, 8वां नंबर को छोड़ देते हैं बाबू। ये प्रश्न लगता गलत टाइप हो गया है, और लगता क्वेश्चन अलग और ऑप्शन अलग आ गया इसका, इसलिए मैच नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a, b है तो ए बी का मान होगा। ए बी मतलब क्या हो गया बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं बाबू क्या होता है, -b/a, -b/a। तो यहाँ पर आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी bx प्लस सी, यानी कि a का मान हमारा 1 हो जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा, c का मान माइनस यानी +5 हो जाएगा। तो हमें -b/a निकालना है, -b/a, तो माइनस लिखेंगे, b की जगह पर -3, a की जगह पर 1, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 3, तो 3 ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई होप इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात, यहाँ पर देखिए द्विघात बोला दो घात, तो दो घात वाले को के बहुपद के शून्यक भी दो होगा, त्रिघात वाले बहुपद के शून्यक भी तीन होगा, एक घात बहुपद वाले शून्यक को एक होगा, सिंपल सी बात। यहाँ पर पूछा बाबू देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के विवेचक, विवेचक यानी कि डी का मान पूछा है, विवेचक यानी कि डी का मान, तो डी का मान बराबर होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम बी की जगह पर यहाँ पर -4 लिखेंगे, बी की जगह पर -4 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4, एक की जगह पर 1 और सी की जगह पर -1, तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए 4 चौका 16, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 16 4 20। देखिए ऑप्शन में ही थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, अभी हम बहुत देख रहे हैं, या 20 ऑप्शन में ही नहीं है, तो 20 ऑप्शन में नहीं है तो इसको काट के हम कर देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे जहाँ टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ा भी दिक्कत होगा तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता बाबू, तो उसको क्योंकि हम मोबाइल से भी बना रहे हैं, हमारा लैपटॉप ख़राब हो चुका है, लैपटॉप में बहुत अच्छा से दिखता है, मोबाइल में उतने अच्छे से टाइपिंग नहीं हो पाता, इसलिए मिस्टेक हो जा रहा है, कोई बात नहीं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 0,4, -8, -12 का सार बनता है, यानी कि डी का मान, एपी का डी का मान, तो डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, यानी कि ये हमारा T1 होता है, आप जानते होंगे, ये हमारा T2 होता है, ये हमारा T3 होता है, ये हमारा T4 है, तो T2 को T1 से घटाना है, यानी कि -4 को घटाना है 0 से, तो यहाँ पर -4 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बाबू। अगले प्रश्न हमारा देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले हमें ए का मान निकालना, ए का मान यानी कि प्रथम पद, तो प्रथम पद 2 है, और डी का मान निकालने के लिए पीछे वाले को आगे से घटा देना है, 7,2 कर देंगे, 7 को 2 से घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 10वां पद पूछा यानी कि T10, जब T10 पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे, ए प्लस एक कम यानी कि 10 है तो 9D, 9D, वही अगर 11 रहता तो ए प्लस 10D, यानी कि जितना पद पूछेगा, जितना पद पूछेगा उससे एक कम लिखना है, उससे एक कम लिखना है, और मान को पुट कर देना बाबू, तो 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 + 9 × 5 = 45, तो 47, 47 ऑप्शन किस में दिख रहा है, 47 ऑप्शन सी में यहाँ बाबू दिख रहा है, ऑप्शन सी में बिल्कुल दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आई होप इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बढ़ाया क्वेश्चन को, 11, 15 और 19 में कौन सा पद पूछा है, कौन सा पद, यानी कि TN बराबर दिया है हमारा 51, TN बराबर हमारा 51 दिया है, एक TN बराबर फॉर्मूला एक हम आपको जानते होंगे, A + n - 1 × D, A + 1 - D, यहाँ पर यन का मान पूछा बाबू, वाह जब भी देखिएगा ऑप्शन में वाह है, यानी कि यन का मान पूछा है, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन में वाह कहीं पर लिखा है, यानी कि वो TN का मान पूछा है, तो ए की जगह पर हम 11 लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पद होता है, यन हमारा पूछा है तो यन को सही रहने देंगे, और डी की जगह पर लिखेंगे पीछे वाले को बाबू आगे से घटाना है, यानी कि 15 को 11 से घटाना है, 15 को 11 से घटाएंगे, 15 को 11 से घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा, क्या हमारा आएगा 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 बराबर हो जाएगा 51, बराबर क्या आ जाएगा हमारा 51। तो अब हम क्या करेंगे 11, अब ये देखिए 11 इधर प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा n - 1 + 4 बराबर हो जाएगा 51 - 11। अब n - 1 हो जाएगा,
n-1 हो जाएगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 51 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 40। क्या बचेगा? 40। अब इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। क्या हमारा हो जाएगा? 10 यानी कि 4 दहें के 40। n इधर देखिए माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्लस में, यानी कि 10 + 11 यानी कि 11वां पद कौन सा है? 51 है। 11वां पद कौन सा है? 51 है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बाबू। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। 0वां पद पूछा यानी कि tn बराबर 0। वही फॉर्मूला आपको लगा देना जो कि पिछले प्रश्न में हम अभी किए थे। प्रश्न संख्या 14 में n-1 × d बराबर 0। ए का मान हमारा 21 लिख देंगे, n का मान हमारा वैसे ही रहने देंगे, और d का मान 18 में से 21 को घटाएंगे। 18 में से 21 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? -3। तो बस -3 को पुट करके सॉल्व कर देना। सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना तो हम सॉल्व कर चुके हैं, आगे आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखिए बाबू, बहुत ही आसान प्रश्न है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, जब देखो बाबू क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा है और हमें भुजाओं का अनुपात निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करना, वर्गमूल निकाल देना। 64 और 121 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल हमारा 8 हो जाएगा और 21 का वर्गमूल हमारा 11 हो जाएगा, यानी कि 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और संगत भुजाओं का अनुपात पूछे तो उसका वर्गमूल निकाल देना है। यदि संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो उसको वर्ग कर देना, कि यानी कि स्क्वायर कर देना है। देखिए 17 नंबर में वही पूछा है, भुजाओं का अनुपात यहाँ पर दिया है 4 और 9, तो उसको हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। देखिए कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन डी में मिल रहा है। यहाँ पर देखिए उल्टा कर देगा वो भी नहीं चलेगा। पहले 4 है तो पहले 4 का स्क्वायर होना चाहिए, पहले यदि 9 रहेगा तो 9 का स्क्वायर चाहिए। बिल्कुल आसान था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। बाबू त्रिभुज का तीनों कोणों का योग आप सबको पता होगा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र यानी कि ग्राफ समांतर रहेगा तो हलों की संख्या 0, यानी कि कोई हल नहीं। जब समांतर रहेगा बाबू तो कोई हल नहीं। यदि प्रतिच्छेदी रहेगा तो केवल एक हल, और समपाती रहेगा यानी कि एक पर एक लाइन रहेगा तो क्या हमारा हो जाएगा? अनंत हल। आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं बाबू? रैखिक बहुपद। यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बताइएगा 20 में से आपसे कितना क्वेश्चन बना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाएंगे आपके लिए, जो कि होगी साइंस का। तो कल की वीडियो भी जरूर देखिएगा। जय हिंद।